So this is Khushi, and today I'll start with this Employee Compensation Act 1923. Now I'm just dealing with the important topics which I have mentioned here. So if you want to study any of these topics, please refer to this series. Also, I'm not making a video of salient features of this act and history of this act as of now, but after I have completed this series, all these lectures, then I'll make a video on this too, okay? बिकॉज आई थिंक कि एक बार अगर आप एक्ट पढ़ लो अच्छे से इलेबोरेटली तो आप सेलियंट फीचर्स आपको खुद ही समझ में आ जाते हो, ओके? आप खुद ही उसको समराइज़ करके लिख सकते हो. तो इसको मैं एंड में रखना चाहती हूँ और उसको हिस्ट्री के साथ ही डील कर लूँगी, ओके? सो फर्स्ट अभी के लेक्चर का एट प्रेजेंट ये टॉपिक है डेफिनीशन ऑफ डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. ये सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई हैं ऑफ दिस एक्ट. सो लेट्स गो. सबसे पहले मैं एम्प्लॉय से डील कर रही हूँ, ओके? तो द एम्प्लॉय, अब थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन है क्यों ताकि थोड़ा सा आपका बेस रहे एटलीस्ट कि आपको पता रहे व्हाट यू आर स्टडीइंग. द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड पेमेंट in the form of compensation by the employers to the employees for any injuries they have suffered during an accident. तो ये एक्ट किस लिए है? पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन. किसके द्वारा? एम्प्लॉयर्स के द्वारा. किसको? एम्प्लॉय को. तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन दे रहा है एम्प्लॉय को. क्यों दे रहा है? अगर इसने कोई एक्सीडेंट सफ़र किया है तो, ओके, सॉरी, कोई इंजरी सफ़र की है किसी एक्सीडेंट में तो. एट द टाइम ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इट वाज रिफर्ड टू एज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. पहले जब ये इनैक्ट हुआ था ये एक्ट तो इसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहते थे, बट ये रीनेम हुआ था 18 जनवरी 2010 में एज एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट. क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन को, इसके जो स्कोप है उसको ब्रॉडन करके उसमें एम्प्लॉयज़ एंड क्लरिकल कैपेसिटी को भी इंक्लूड कर दिया गया था, इसलिए ये नाम रखा गया एक्ट का. नेक्स्ट, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट and a valuable resource. They play an integral role in success of a company. Their major or key function is to achieve the desired goals in a company. In return, they do expect certain kind of security from the employers in the form of security of their jobs and compensation for any sort of expenses incurred by them for the success of the organization. An employee ensures that the success of an organization by meeting deadlines of work on time and ensuring consumer satisfaction. तो अब देखो, जो एम्प्लॉय होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि जो एक एम्प्लॉय है जो सक्सेस के पीछे होता है किसी भी कंपनी के, ओके? इनका ही मेजर रोल होता है किसी भी कंपनी के फंक्शनिंग का, ओके? तो अगर आप इतना डिपेंडेंट है एम्प्लॉयज़ पे और अगर इतना वो मेजर की फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो भी इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, किसी टाइप की सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे. प्लस अगर वो इंजर हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ये जो आपके लिए कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में अगर उनको इंजरी हो रही है तो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए. इसलिए ये एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया था, ओके? नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. Who exactly is an employee? Section 2 subclause D defines an employee. An employee means a person who is railway servant as defined in clause 34 of section 2 of Railways Act 1989, not permanently employed in any administrative district or division office of a railway and not employed in any such capacity as is specified in schedule 2. तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले रेलवे सर्वेंट, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34 ऑफ द
Railways Act. Plus, it excludes any person who is permanently employed in any administrative district or subdivision office of a rail, any capacity as provided in Schedule 2. तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में, रेलवे सर्वेंट जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 34 में, जो कि परमानेंटली एम्प्लॉयड ना हो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल ऑफिस में या और किसी भी ऐसी कैपेसिटी में जो कि डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में. ओके, नेक्स्ट क्लॉज हमारा डील करता है क्रू मेंबर्स से. ओके, फर्स्ट क्रू ऑफ अ शिप की बात करता है, तो मास्टर, सीमैन और अदर मेंबर्स ऑफ क्रू ऑफ अ शिप. नेक्स्ट, कैप्टन और अदर मेंबर्स ऑफ क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट, person recruited as driver, helper, mechanic, cleaner or in any other capacity in connection with a motor vehicle. A person recruited for work abroad by a company who is employed outside India in any such capacity as is specified in Schedule 2, and the ship, aircraft or motor vehicle or company is registered in India. देखो इस सेकेंड क्लॉज में क्या कह रहा है कि ये क्रू मेंबर्स की बेसिकली बात कर रहा है और पर्सन अब्रॉड की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? क्रू मेंबर्स एंड पर्सन अब्रॉड. सो फर्स्ट इज विथ रेफरेंस टू शिप. तो शिप में मास्टर, सीमैन या अदर मेंबर्स. ओके, पहला ये हो गया. फिर बी बात कर रहा है एयरक्राफ्ट की, तो इसमें तुम्हारा कैप्टन और अदर मेंबर्स. नेक्स्ट बात कर रहा है मोटर व्हीकल की, तो मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में कोई भी पर्सन जो कि एज अ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक या क्लीनर या किसी और अदर कैपेसिटी में अपॉइंटेड है. लास्टली ये बात कर रहा है कोई भी पर्सन जो कि एब्रॉड में रिक्रूट हुआ है, पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क एब्रॉड बाय अ कंपनी. तो यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है और ये जो प्रोवाइडेड है इसकी कैपेसिटी क्या है? वो कैपेसिटी जो शेड्यूल 2 में प्रोवाइडेड है. प्लस यहाँ पे जो शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल और कंपनी की बात हो रही है वो सारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में. फिर से देखते क्या लिखा है सेक्शन 2 में. तो विथ रेफरेंस टू क्रू ऑफ अ शिप, मास्टर, सीमैन और अदर मेंबर्स. विथ रेफरेंस टू क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, कैप्टन और अदर मेंबर्स. विथ रेफरेंस टू अ मोटर व्हीकल, ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर और in any other capacity. Next, person recruited for work abroad by a company who is employed outside India in any such capacity as is specified in Schedule 2, and the ship, aircraft or motor vehicle or company is registered in India. Okay, ये clear हो गया. Next, employed in any such capacity as is specified in Schedule 2, whether the contract of employment was made before or after the passing of this act, and whether such contract is expressed or implied, oral or in writing, but does not include any person working in the capacity of a member of the armed force of the union, and any reference to an employee who has been injured shall, where the employee is dead, include a reference to his dependent or any of them. तो इसमें exactly क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिख देते हैं, पर्सन जो कि अपॉइंटेड है इन द कैपेसिटी एज इज़ प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कोई इंसान अगर अपॉइंटेड है तब की बात कर रहा है कि तब इन दैट केस एम्प्लॉयर कौन होगा. ओके, प्लस शेड्यूल 2 में प्रोवाइडेड है. कैपेसिटी क्या है? शेड्यूल 2 में प्रोवाइडेड है और कॉन्ट्रैक्ट है. अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? ये या तो बिफोर या आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट हो सकता है,
या एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिफोर हुआ था, बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट या आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है या ओरल है या रिटन है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कैपेसिटी एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 है, तो वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। ओके, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन, यहाँ पे लिखा है ना, but does not include any person working in the capacity of member of armed forces of the union। तो इसमें कोई भी पर्सन जो कि आर्म्ड फोर्सेस में है यूनियन की, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। he will not be included। नेक्स्ट क्या लिखा है, any reference to any employee who has been injured shall, where the employee is dead, include a reference to his dependents or any of them। लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जहाँ भी एम्प्लॉय टर्म यूज़ हुआ है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको रीड किया जाएगा इंक्लूडिंग हिज डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं वो आगे के वीडियो में मैंने बताया है। सो या एम्प्लॉय की डेफिनेशन हो गई। ओके, ये बैरक से पढ़ लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एनी body of persons whether incorporated or not, any managing director of an employer and the legal representative of a deceased employer, and when the services of an employee are temporarily lent or lent on hire to another person by the person with whom the employee has entered into a contract of service or apprenticeship, means such other person while the employee is working for him। तो अब देखो, इसमें ज़्यादा याद करने वाला ही है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर का मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंक्लूड है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में, मैनेजिंग एजेंट। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्लूड है इस डेफिनेशन में। नेक्स्ट, लास्टली, when the services of an employee are temporarily lent or let on hire to another person by the person with whom the employee has entered into a contract of service। देखो, ए है, ए बी के साथ एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, ए ने बी को हायर किया है जिसमें। ओके, when the services of an employee are temporarily lent on hire to another person by the person with whom the employee has entered into a contract of service। अब इसने सी को बी की सर्विसेज टेम्पररी लेंट की है, या लेट ऑन हायर की है। तो ये कौन हो गया इनका, बी का टेम्पररी बॉस। सो दिस टेम्पररी बॉस सी, ही विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ओके, यही लिखा हुआ है। सो एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एनी बॉडी ऑफ पर्सन, यहाँ पे गैप होगा, बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ अ एम्प्लॉयर, legal representative of a deceased employer, when the services of an employee are temporarily lent or let on hire to another person by the person with whom the employee कौन होगा यहाँ पे, ये has entered into a contract of service or apprenticeship, means such other person while the employee is working for him। तो जब तक ये बी वर्क कर रहा है सी के लिए, उस टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए सी डिफिनेशन में आएगा एम्प्लॉयर की। ओके, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट, जो कि दिया है 2D में। डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय।
अब देखो ये थोड़ा सा रटने वाला सेक्शन है, इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है क्योंकि ये सिंपली लिस्ट है रिलेटिव्स की, बट ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए याद करने के लिए इसलिए मैंने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया है आपके लिए, तो इसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट, और ये एक्सक्लूड करेंगे, जैसे कि अगर ये अवेलेबल है तो इन्हें मिल जाएगा कंपनसेशन, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आएगा। ओके, जैसा फैमिली लॉ में होता है एग्जैक्टली वैसे ही। तो फर्स्ट कैटेगरी में है विडो, माइनर, माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन एंड अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर और अ विडोड मदर। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन है? जो मान लो ये मिस्टर ए हैं, इनकी डेथ हो गई तो इनकी डेथ की कंपनसेशन किसको मिलेगी उसकी लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, सो पहले इसमें है इनकी वाइफ विडो, और अगर इनका माइनर सन है कोई, वेदर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड, तो उन्हें मिलेगी। नेक्स्ट, अगर देखो मैरिड डॉटर है तो उसका जो हस्बैंड है उस पर वो डिपेंडेंट होगी, बट अगर अनमैरिड है, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड है तो इस लिस्ट में आएगी। नेक्स्ट देखो, अगर मदर विडोड नहीं है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होंगी। लॉजिकली सोचो तो इजी होगा, ठीक है, बट यहाँ पे विडोड है तो इन पे डिपेंडेंट होंगी। तो ये हो गया तुम्हारे 4 लोग यहाँ पे, वाइफ, माइनर सन लेजिटिमेट और एडॉप्टेड, अनमैरिड डॉटर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड एंड विडोड मदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ़ देखो यहाँ पे कंडीशन ला दी, होल्ली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो अगर ये लोग जो नीचे लिस्टेड हैं वो होल्ली डिपेंडेंट थे एम्प्लॉय की अर्निंग्स पे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तभी होंगे। इसमें देखो ऊपर वाले में कोई ऐसी प्री कंडीशन नहीं है, ओके, बट इसमें है कंडीशन। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन होगा। अ सन और अ डॉटर हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हु इज़ इन्फर्म। देखो यहाँ पे माइनर सन की बात हुई थी और अनमैरिड डॉटर की बात हुई थी, क्योंकि देखो अगर मेजर हो गए तो वो खुद ही अर्न कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, तो इसलिए उनको मतलब लॉजिकली फर्स्ट लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट्स में नहीं रखा गया। बट इन केस अगर वो मेजर हैं तब भी अगर वो इन्फर्म है तो वो कंपनसेशन उन्हें मिलेगी, बट यही है कंडीशन की होली डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए। तो ये सेकंड हो गया, मेजर सन और डॉटर हु इज़ इन्फर्म। एंड the last clause is if wholly or in part dependent on the earnings of the employee at the time of his death। इसमें भी प्री कंडीशन है, wholly या तो in part डिपेंडेंट थे earnings of employee के at the time of his death। कौन कौन है? प्लेन लिस्ट है, विडोअर मतलब जिनकी डेथ हुई थी उनके हस्बैंड, पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, क्योंकि विडोड मदर देखो सबसे पहले ही वाले में डील कर लिया था हमने, तो उनके अलावा अगर कोई पेरेंट अलाइव है तो वो, अगर कोई माइनर इलेजिटिमेट सन है तो देखो माइनर लेजिटिमेट सन तो पहली क्लॉज में डील हो गया था, यहाँ पे माइनर इलेजिटिमेट सन की बात हो रही है। नेक्स्ट, अब डॉटर की बात हो रही है, अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, तो लेजिटिमेट डॉटर की तो बात हो चुकी है, अनमैरिड वो फर्स्ट क्लॉज में कवर होगी, बट अगर इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर है तो वो इस क्लॉज में आएगी, ठीक। और अ डॉटर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट और एडॉप्टेड इफ़ या तो मैरिड है और माइनर है या तो विडोड है और माइनर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो विडोअर, नेक्स्ट पेरेंट अदर देन विडो मदर, नेक्स्ट सन जो कि माइनर है प्लस इलेजिटिमेट है, और ये मैंने नहीं लिखा है, अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर वो, नेक्स्ट डॉटर जो लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है या एडॉप्टेड है, बट मैरिड तो है बट माइनर भी है, ओके। या तो मैरिड प्लस माइनर का कॉम्बिनेशन हो या तो एडॉप्टेड प्लस माइनर, सॉरी यहाँ एडॉप्टेड नहीं होगा, या तो विडोड प्लस माइनर हो, ओके। क्योंकि देखो लॉजिकली सोचो, अगर विडोड है तो वो कैसे अर्न करेगी, राइट। तो मैरिड सॉरी विडोड है तो वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया इस लिस्ट में, ओके। तो ये हो गया इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट और एडॉप्टेड इफ़ मैरिड एंड अ माइनर और इफ़ विडोड एंड अ माइनर। नेक्स्ट, कोई भाई है उसका माइनर
या कोई अनमैरिड सिस्टर है या विडोड सिस्टर है जो कि माइनर हो, विडोड सिस्टर हु इज़ अ माइनर, विडोड डॉटर इन लॉ बहू, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, कोई मिस्टर ए का सन था जिसकी डेथ हो गई तो उसका जो चाइल्ड होगा माइनर चाइल्ड वो इंक्लूड होगा डेफिनेशन में। ओके, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन। नेक्स्ट, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ अलाइव। तो ये मिस्टर ए थे, इनकी कोई डॉटर थी, उसकी डेथ हो गई तो इनका जो चाइल्ड होगा, इसका कोई पेरेंट अलाइव नहीं है, मान लो इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो ये चाइल्ड लायबल होगा कंपनसेशन के लिए। ओके, तो माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर व्हेन नो पेरेंट ऑफ चाइल्ड इज अलाइव्ड। लास्टली तुम्हारा अ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ़ नो पेरेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज अलाइव। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट अगर जो इनके डिसेंडेंट्स हैं वो अलाइव नहीं है तो एम्प्लॉय के। तो ये चार्ट आप बना लेना, थोड़ा सा इजी होगा याद करने को, ऑल्दो इन द एंड इसको रटना ही है। तो फर्स्ट में वाइफ हो गई, माइनर सन लेजिटिमेट एडॉप्टेड, अनमैरिड डॉटर लेजिटिमेट एडॉप्टेड और विडोड मदर। सेकंड में मेजर बट इनफर्म है और होली डिपेंडेंट है। थर्ड में होली या इन पार्ट डिपेंडेंट है। ये वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव्स। ओके, आई होप थोड़ा सा याद हुआ होगा वीडियो लेक्चर देखते ही टाइम, बाकी एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेबल्डमेंट। स्टडी डिसेबल्डमेंट। Disablement is of two types essentially, partial disablement and total disablement. Okay, so disablement in labor law. Disablement refers to the reduction or loss of earning capacity due to an injury or illness caused by an accident arising out of and in the course of employment. The act provides compensation to workers who suffer from disablement because of their employment. तो देखो इस पैरा में क्या लिखा हुआ है कि disablement क्या है। डिसेबलमेंट रिफर्स टू रिडक्शन और लॉस। किसका रिडक्शन ऑफ और लॉस? अर्निंग कैपेसिटी का। क्यों हो रहा है ये रिडक्शन और लॉस? ड्यू टू एन इंजरी या इलनेस। अब देखो हर इंजरी या इलनेस के लिए नहीं होगा, वो इंजरी या इलनेस जो कि कॉज्ड है बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो इंजरी हुई है, जो इलनेस हुई है, उसकी वजह से जो लॉस हुआ है अर्निंग कैपेसिटी में, उसको कहते हैं तुम्हारा डिसेबलमेंट। ओके, दिस एक्ट प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू वर्कर्स हु सफर फ्रॉम डिसेबलमेंट बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट। तो पहला है पार्शियल डिसेबलमेंट, सेकेंड टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट refers to the loss of earning capacity of a worker because of an injury or illness caused by an accident arising out of and in the course of employment, which does not completely incapacitates the worker from performing his or her work. The worker is entitled to compensation for the loss of earning capacity calculated in the proportion to the extent of the disability. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि partial disablement refers to the loss of earning capacity of a worker because of an injury or illness caused by an accident arising out of or in the course of employment, which does not completely incapacitate the worker from performing his or her work. तो मेन तुम्हारा इम्पॉर्टेंट ये है, does not completely incapacitate the worker from performing his or her work. The worker is entitled to compensation, okay, which is calculated in proportion to the extent of the disability. अभी हम लोग इसको डील करेंगे इन डिटेल, बस अभी के लिए समझ लो कि इसमें कंप्लीट इनकैपेसिटेट नहीं हो रहा है वर्कर अपने वर्क को परफॉर्म करने से। नेक्स्ट इज टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट रिफर्स टू द कंप्लीट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे देखो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी था, कंप्लीट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी नहीं था, बट यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है बिकॉज ऑफ एन इंजरी और इलनेस कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द वर्कर्स इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द टोटल लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी यूजली प्रोवाइडेड एज अ लमसम अमाउंट। तो यहाँ पे कम्प्लीटली इनकैपेसिटेट नहीं हो रहा था, एक ये पॉइंट था, और एक ये पॉइंट था कि लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो रहा था, बट यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ
कैपेसिटी हो रहा है, ओके, अर्निंग कैपेसिटी। अब देखते हैं सबसे पहले डिटेल में पार्शियल डिसेबलमेंट। देखो डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट के ब्रॉडली 2 टाइप्स हैं, एक पार्शियल, एक टोटल। फिर पार्शियल का फर्दर है परमानेंट, टेम्परेरी। वैसे इसमें भी परमानेंट और टेम्परेरी। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं पार्शियल डिसेबिलिटी में परमानेंट, ओके। सो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, this occurs when a worker suffers a permanent loss of earning capacity due to an injury that does not completely incapacitate them। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, परमानेंट लॉस हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी का, बट इनकैपेसिटेट नहीं हो रहे हैं आप। एग्जाम्पल्स इंक्लूड लॉस ऑफ अ फिंगर और एन आई। एग्जाम्पल, आई लूज करना, एक आँख एक्सीडेंट में चली गई। The compensation of a permanent partial disablement is based on the percentage of loss of earning capacity as determined by medical assessment। तो ये जो इंजरी है इसका मेडिकल असेसमेंट होगा पहले तो, और उसके बेसिस पे जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके कुछ परसेंटेज को एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा, ओके। तो कंपनसेशन दिया जा रहा है किसके बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जो कि कितना परसेंट देना है अर्निंग कैपेसिटी का, ये डिटरमाइन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल असेसमेंट, ओके। नाउ लेट्स सी second type of partial disablement, that is temporary partial disablement। this occurs when a worker suffers a temporary reduction in earning capacity। देखो यहाँ पे temporary reduce हो रही है उसकी earning capacity, यहाँ पे permanent loss हो रहा था earning capacity का, यहाँ पे temporary reduction है। क्या लिखो यहाँ पे, temporary reduction। due to an injury that partially disables them for a certain period। During this time the worker may be able to perform some duties but not all। तो some duties अभी भी perform कर पा रहा है but not all, okay। The compensation for temporary partial disablement is calculated, फिर वैसे ही हो रहा है कि percentage of the worker's wages during the period of disablement। यहाँ पे हो रहा था percentage of earning capacity मेडिकल एग्जाम असेसमेंट के बेसिस पे, यहाँ पे हो रहा है percentage of वर्कर्स वेजेस, ओके। और वो वेजेस जो थी एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट। तो अब इसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है एक्ट में एज इट इज़ वो पढ़ते हैं। सेक्शन 2G में डिफाइंड है पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स वेदर डिसेबलमेंट इज ऑफ अ टेम्परेरी नेचर। देखो पहले टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट बता रहा है, सच disablement as reduces the earning capacity of an employee in an employment in which he was engaged at the time of the accident resulting in the disablement। तो टेम्परेरी में क्या बोल रहा है, ऐसा डिसेबलमेंट जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। कहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, किस एम्प्लॉयमेंट में जिसमें वो इंगेज था। ठीक, नेक्स्ट है वेयर डिसेबलमेंट इज ऑफ परमानेंट नेचर। अब किसकी बात कर रहा है, पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की, ओके। सच डिसेबलमेंट एज रिड्यूसेस हिज अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे भी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, बट उसमें सिर्फ नहीं जिसमें वो इंगेज था, बट इन एवरी एम्प्लॉयमेंट। विच ही वॉज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट दैट टाइम, जिसके लिए वो केपेबल था अंडरटेक करने के लिए उस टाइम पे, जिसके लिए भी वो क्वालिफाइड था। प्लस ये इंजरी जो है प्रोवाइडेड दैट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 शैल बी डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो अगर वो शेड्यूल 1 में मैंशनड है तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में, ओके। तो ये क्लियर हो गया, डिसेबलमेंट के 2 टाइप होते हैं, फिर उसमें पार्शियल डिसेबलमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं फर्दर, और दोनों टाइप के पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टेम्परेरी और पार्शियल में। इसमें अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है बट सिर्फ उस एम्प्लॉयमेंट में जिसमें वो इंगेज था एट द टाइम ऑफ इंजरी, बट यहाँ पे जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है वो एवरी एम्प्लॉयमेंट में हो रही है जो कि वो केपेबल था अंडरटेक करने को। प्लस शेड्यूल 1 में जो भी इंजरीज दी हुई हैं उनको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट टाइप हमारा जो था डिसेबलमेंट में वो था टोटल डिसेबलमेंट।
तो टोटल डिसएबलमेंट भी टू टाइप्स का है, परमानेंट और टेम्प्रेरी। तो पहले हम लोग परमानेंट देखते हैं। दिस अकर्स व्हेन अ वर्कर इज रेंडर्ड परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी वर्क एंड अर्निंग अ लाइवलीहुड ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरी। इसमें क्या दिया हुआ है कि वर्कर इज रेंडर्ड परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी वर्क एंड अर्निंग अ लाइवलीहुड ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरी। तो अब ये कोई भी परमानेंटली ये इनकेपेबल हो गया है, ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, एनी वर्क, और किसी भी तरीके से लाइवलीहुड नहीं अपनी अर्न कर सकता है ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंटली इनकेपेबल, परमानेंटली इनकेपेबल है किस चीज़ के लिए, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए और अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। क्यों ऐसा हुआ है, वर्क रिलेटेड इंजरी की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कहेंगे। ओके, दिस द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ लमसम कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 60% ऑफ द वर्कर्स मंथली वेजेस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,20,000। तो कितना कंपनसेशन पे होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी, इसके बाद वाले लेक्चर्स में भी समझाऊंगी, बट अभी के लिए ये पढ़ लो बस कि इट प्रोवाइड्स फॉर अ लमसम कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 60% वर्कर की जो मंथली वेजेस है उसका, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट 1,20,000। तो 1,20,000 से लेस ही होनी चाहिए। ओके, आइदर 60, तो या तो आइदर 60% होगा मंथली वेजेस का, या तो 1,20,000 होगा। नेक्स्ट, टेम्परेरी total disablement. This occurs when a worker is completely unable to perform any work for a temporary period of time due to work related injury. तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी completely unable to work है, बट ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, ये टेम्प्रेरी है, ऊपर परमानेंटली वो अनेबल था वर्क करने के लिए, यहाँ पे टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम है। द कंपनसेशन फॉर टेम्प्रेरी टोटल डिसेबलमेंट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्कर वेजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट। तो जैसे कि उसमें था पार्शियल टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट में, वैसे यहाँ पे भी जो वर्कर की वेजेस हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट, उसके बेसिस पे उसका परसेंटेज होती है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वर्कर्स वेजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट। नेक्स्ट, provided that the permanent total disablement shall be deemed to result for every injury specified in part 1 of schedule 1 or from any combination of injuries specified in part 2 thereof where the aggregate percentage of loss of earning capacity as specified in the said part H। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि या तो इंजरी स्पेसिफाइड है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 के, ठीक, या तो जो पार्ट 2 है शेड्यूल का उसका एग्रीगेट, मतलब पार्ट 2 में कुछ इंजरीज दी हुई हैं कि इससे इतना परसेंटेज का डिसेबलमेंट होगा, इससे इतना परसेंटेज का डिसेबलमेंट होगा, तो उनका अगर एग्रीगेट करने से आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का परसेंटेज आ रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सब देखो, कोई और कलर ले लेते हैं क्योंकि सारे कलर्स तो यहीं पे हैं। दो टाइप के हैं, एक पार्शियल और एक टोटल। इसमें भी पार्शियल में भी परमानेंट पार्शियल, टेम्प्रेरी पार्शियल, और टोटल में भी परमानेंट टोटल और टेम्प्रेरी टोटल। अब पार्शियल में ये है कि इट डज नॉट कम्प्लीटली इनकैपेसिटेट, और यहाँ पे लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो रही है। नेक्स्ट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, यहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो रही है, बट ये नेक्स्ट, डिक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एवरी एम्प्लॉयमेंट ही कुड अंडरटेक एट द टाइम ऑफ इंजरी। तो देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी, डज नॉट कम्प्लीटली इनकैपेसिटेट। ओके, कंप्लीट इनकैपेसिटेशन नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी का एवरी एम्प्लॉयमेंट में, इट ही कुड अंडरटेक एट द टाइम ऑफ इंजरी। ओके, ये परमानेंट था तुम्हारा। नेक्स्ट है टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी में टेम्प्रेरी रिडक्शन हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी का, इंजरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है और उस एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में जिसमें वो इंगेज था एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट। इसमें देखो एवरी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक।
नेक्स्ट टोटल डिसेबलमेंट में देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट लॉस हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी का, यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं वो परफॉर्म कर पा रहा है। नेक्स्ट टेम्प्रेरी टोटल डिसेबलमेंट में यहाँ पे भी कोई वर्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा है बट सिर्फ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज डिफरेंस, एक चार्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन, यहाँ पे पार्शियल डिसेबलमेंट में रिडक्शन हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी में ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरी और इलनेस दैट डज नॉट कम्प्लीटली इनकैपेसिटेट द वर्कर। यहाँ पे देखो कंप्लीट लॉस हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, बस यहाँ पे कंप्लीट लॉस हो रहा है ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरी और इलनेस। नेक्स्ट इसके दो टाइप्स हैं, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। और टोटल डिसेबलमेंट के दो टाइप्स हैं, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और टेम्प्रेरी टोटल डिसेबलमेंट। नेक्स्ट नेचर, पार्शियल का नेचर क्या है कि वर्कर कैन स्टिल परफॉर्म सम ड्यूटीज़, कुछ कर सकते हैं, बट टेम्प्रेरी में कोई भी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनसेशन कैलकुलेशन, तो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे है, यहाँ पे फिक्स परसेंटेज है ऑफ वर्कर्स मंथली वेजेस। देखो परमानेंट, पहले तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में कैसे कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल डिसेबलमेंट कंपनसेशन प्रोपोर्शनेट टू द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो तुम्हारा कंपनसेशन है वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के। ओके, नेक्स्ट टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट, परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स वेजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी वर्कर की वेज होगी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट उसका परसेंटेज। यहाँ पे देखो परमानेंट टोटल में लमसम है ऑलमोस्ट 60% है अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,20,000, या तो 60% या तो ये वट एवर इज़ हायर। नेक्स्ट टेम्प्रेरी टोटल डिसेबलमेंट में कैसे कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स वेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, वही सेम, ये दोनों का सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के, लॉस ऑफ अ लिम्ब, पार्शियल लॉस ऑफ अ विजन, ये तो थोड़ा लेस सीरियस होता है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कंप्लीट पैरालिसिस, टोटल लॉस ऑफ आई साइट। तो देखो अब ये कोई भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, कोई भी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, यहाँ पे फिर भी वो और अदर कोई एम्प्लॉयमेंट अंडरटेक कर सकते हो, राइट। फिर टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट में टेम्प्रेरी लिमिटेशन इन परफॉर्मिंग सर्टेन ड्यूटीज़। टेम्प्रेरी टोटल डिसेबलमेंट में कम्प्लीटली बेड रिडन फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यू टू सेवरल सीवियर इंजरी। Next, requires detailed medical evaluation to determine the percentage of disability, but total disablement में usually more straightforward, क्योंकि देखो तुमको दिखेगा साफ साफ किसी को पैरालिसिस हुआ है या कोई ऐसी मेजर इंजरी हुई है तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एवेल्यूएट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली इनकैपेसिटेट नहीं हो रहा है, बस डिक्रीज़ हो रहा है अर्निंग कैपेसिटी में, बट विथ रेफरेंस टू एवरी एम्प्लॉयमेंट ही कुड अंडरटेक। डिक्रीज़ हो रहा है, देखो ख़त्म नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ख़त्म ही हो जा रहा है, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी वर्क। नेक्स्ट टेम्प्रेरी रिडक्शन है यहाँ पे, तो इसके कंपैरिजन में देखो यहाँ पे रिडक्शन था, यहाँ पे टेम्प्रेरी रिडक्शन है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उस एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे वो इंगेज था एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट। यहाँ पे टेम्प्रेरी में क्या है कि कुछ टाइम के लिए वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जैसे कुछ टाइम के लिए मान लो उसको बेड रेस्ट कर दिया गया है, तो वो उतने टाइम तक अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं परफॉर्म कर पाएगा, टोटली वो डिसेबल्ड है उस टाइम पीरियड के लिए। ओके, तो आई होप थोड़ा समझ में आ गया हो, ऑल्दो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। सो इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।